वेलकम टू द लॉ पिलर, दिस साइड तान्या सिंगल। आज हम समझेंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के कंसेप्ट को। क्या होता है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का कंसेप्ट? कि अगर एक टॉर्ट कमिट हो रहा है तो हमें ये देखना होता है कि एक टॉर्ट से हो तो मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस सकते हैं, एक टॉर्ट के कमिट होने से मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बट हम किस कॉन्सिक्वेंस तक के लिए एक टॉर्ट जिसने टॉर्ट कमिट किया है उसको हम लाइबल ठहरा सकते हैं, यही देखना होता है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के कंसेप्ट में। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो पानी की वाटर बॉटल लेके जा रहा था, उससे पानी फैल जाता है, बट वो उसको समेटने की जगह विदाउट क्लीन करे से चला जाता है। दूसरा स्टूडेंट आता है जिसमें वो लैपटॉप लेके आ रहा होता है, उसको नहीं पता होता है कि नीचे पानी फर्श पे पड़ा हुआ है, वो उस पर स्लिप हो जाता है, स्लिप होता है, उसकी एंकल पे चोट आती है, साथ ही साथ उसके हाथ में जो लैपटॉप था वो भी गिर जाता है और वो डैमेज हो जाता है। इसके बाद का सिनेरियो समझिए। वो जो लैपटॉप लेके आ रहा था वो इसलिए लेके आ रहा था क्योंकि उसका एक ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल था, वो नहीं दे पाता है। इंटरव्यू अगर वो क्लियर कर देता तो उसकी जॉब लग जाती, उसको सैलरी मिलती, उस सैलरी की मदद से वो अपने रेंट ओनर, जिसको जो लैंड ओनर है उसको पैसे देता। क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाया इसलिए उसको एविक्ट कर दिया गया। क्या क्या चीजें हुई? एक एक्ट की वजह से उसके एंकल पे चोट आई, साथ ही साथ जो लैपटॉप था वो डैमेज हो गया, साथ ही साथ वो इंटरव्यू नहीं दे पाया, इंटरव्यू नहीं दे पाया, जॉब नहीं लग पाई, जॉब नहीं लग पाई, सैलरी नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली इसलिए एविक्शन हो गया। अब इस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जिसने पानी फैलाया था उसको किस हद तक लाइबल कर सकते हैं। एंकल पे चोट लगने के लिए, लैपटॉप डैमेज के लिए, जॉब ना मिलने के लिए, सैलरी ना मिलने के लिए, या इविक्शन के लिए। तो उसने एक्ट क्या कमिट किया था? साफ साफ दिख रहा है, पानी फैलाने का, जिसको उसने क्लीन नहीं किया। उसकी वजह से दो चीजें हुई, एक तो एंकल पे चोट आई, साथ ही साथ लैपटॉप पर डैमेज होना। ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि उसके ही एक्ट की वजह से हुआ है। इसके आगे की जितनी भी चीजें हैं ये आगे के कॉन्सिक्वेंसेस में आ रही हैं जो एक कॉन्सिक्वेंस की वजह से हुई है। ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, ना कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस उसके एक्ट का। तो हम उसको किस हद तक लाइबल कर सकते हैं ये हमें किससे पता चलता है? रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से। ये देखना पड़ता है कि उस एक्ट के कितने कितने रीजनेबली फोरसाइट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हम सिर्फ उतने के लिए ही जिसने टॉर्ट कमिट किया उसको लाइबल ठहरा सकते हैं। तो हमें इस एग्जाम्पल से समझ में आया रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का कंसेप्ट हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि कितने कॉन्सिक्वेंस डायरेक्ट हैं। जैसे कि इस केस में डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि भाई वो गिरा, एंकल पे चोट आई, साथ ही साथ लैपटॉप का डैमेज होना। और प्रॉक्सिमिट, ये हो गया प्रॉक्सिमिट कॉज। और एक और रिमोट कॉज क्या क्या हो गया कि इंटरव्यू ना हो पाना, सैलरी ना मिल पाना, इविक्शन हो जाना, ये हो गया रिमोट कॉज। हम किसी को भी रिमोट कॉज के लिए, रिमोट डैमेजेस के लिए रेमेडी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि रिमोट डैमेजेस कितने भी हो सकते हैं, उसका कोई लेवल नहीं है। इसलिए कोशिश की जाती है कि सिर्फ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के लिए ही डैमेजेस मिले। अब देखते हैं हम इसमें और आगे क्या दिया हुआ है। तो ये पूरा जो मैंने सिनेरियो बताया ये वो लिखा हुआ पार्ट है। अब देख लेते हैं हम कि केस लॉज क्या क्या बोलते हैं। तो पहला केस है स्कॉट वर्सेस शेपर्ड का, इसको हम स्क्विप केस भी कहते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से हुआ था कि एक व्यक्ति ने लाइटेड स्क्विप, मतलब कुछ ऐसी चीज जो किसी को इंजर कर सकती है, वो एक भरे हुए क्राउड में डाली ए व्यक्ति पे। ए ने अपने आप को बचाने के लिए बी पे डाल दी, बी ने सी पे डाल दी, सी ने फॉर एग्जाम्पल डी पे डाल दी। अब हुआ क्या, डी ने जो केस किया, तो जिसने वो लाइटेड स्क्विप थ्रो की थी उसका ये कहना था कि मैंने तो ए पे डाली थी, डी पे तो मैंने डाली ही नहीं। तो क्योंकि डी पे नहीं डाली और ए से डी तक जाना एक रिमोट कॉज है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, रिमोट कॉन्सिक्वेंस है, तो मैं लाइबल नहीं होना चाहिए। बट कोर्ट ने क्या बोला कि आप लाइबल होगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक क्राउड में जब लाइटेड स्क्विप डाल रहे हो तो इसका मतलब ये वो किसी पे भी थ्रो की हो सकती है, जिसपे आपने निशाना साधा है, जरूरी नहीं है उस पर, किसी और पे भी हो सकती है। इसलिए ये एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है आपके एक्ट का और उसको लाइबल माना गया। ये है केस स्कॉट वर्सेस शेपर्ड का। एक केस अब हमारे पास आता है हाइनास वर्सेस हारूट का केस। इस केस में क्या हुआ था, जो डिफेंडेंट था उसके सर्वेंट थे, उनकी ड्यूटी थी कि डिफेंडेंट के जो हॉर्सेस हैं उनका ध्यान रखना, बट वो सर्वेंट क्या करते हैं, उनको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो रोड पर चले जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, मस्ती मजाक में वो स्टोन्स पेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं उन हॉर्सेस पे, जिसकी वजह से वो हॉर्सेस एकदम डगमगा जाते हैं और वो लोगों को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, एक पुलिसमैन आता है, वो उन हॉर्सेस को रोकने की कोशिश करता है और ऐसे में वो जो पुलिसमैन है वो इंजर्ड हो जाता है। अब जब पुलिसमैन केस करता है डिफेंडेंट पे, तो डिफेंडेंट का कहना ये होता है कि बच्चों का आना, स्टोन पेल्ट करना, ये एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस सिर्फ क्या था कि वो रोड पे आ गए और लोगों को इंजर करना स्टार्ट कर दिया। बट कब किया, जब उन बच्चों ने स्टोन पेल्ट करने स्टार्ट किए। तो उनका जो स्टोन पेल्ट करना था और वो हॉर्सेस को परेशान करना था, एक रिमोट कॉज था,
कोई सोच नहीं सकता था कि बच्चे आएंगे और इस तरीके से हॉर्सेस को परेशान करने लगेंगे और वो हॉर्सेस जो है वो इंजर करना स्टार्ट कर देंगे। बट कोर्ट ने बोला नहीं, अगर आप किसी एनिमल को इस तरीके से क्राउड में छोड़ते हो तो पूरे पूरे चांस है वो किसी को भी इस तरीके से इंजर कर सकते हैं। तो ये कोई रिमोट कॉज नहीं है, ये डायरेक्ट कॉज है उन सर्वेंट का, उसको हॉर्सेस को अनअटेंडेड छोड़ने की वजह से ही पुलिस को इंजरी हुई है और उनको लाइबल माना गया। ये था केस हमारा हाइनास वर्सेस हार्वुड का। इस तरीके का एक केस है लिंच वर्सेस नर्डिन का। अब हम समझ लेते हैं कि जो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है उसके कंसेप्ट को समझने के लिए हमें दो टेस्ट समझने होते हैं। एक होता है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट और दूसरा होता है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। वैसे आज के टाइम में टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को फॉलो किया जाता है, बट क्योंकि वो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस से निकलने के बाद आया है, या फिर पहले रीजनेबल फोरसाइट चलता था बट रीपॉलिमस के केस में टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस आया, बट वेगन माउंट के केस में वापस से टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट आया। तो हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस हुई थी। तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट क्या बोलता है? टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट ये बोलता है कि डैमेजेस हम सिर्फ उस पार्ट के लिए देंगे जब वो एक्ट कमिट हो रहा था और सोचा जा सकता था कि किस हद तक डैमेजेस हो सकते हैं। बट टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस क्या बोलता है? टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस बोलता है कि जो भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हुए, चाहे वो हम रीजनेबली फोरसाइट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उसके लिए लाइबिलिटी आएगी ही आएगी। जैसे हम जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है उससे अगर हम उसको रिलेट करें तो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस में कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल होगा? टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस बोलता है कि आप हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, जैसे कि एंकल पे चोट आने के लिए, जैसे कि जॉब ना मिलने के लिए, सैलरी ना मिलने के लिए, एविक्शन होने के लिए। बट टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट क्या बोलता है? सिर्फ एंकल पे चोट और लैपटॉप के गिरने के लिए ही डैमेजेस मिलेंगे। तो यही फर्क है टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट और टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस में। समझ में आ रहा है? डायरेक्टनेस जो है वो बहुत ही आगे लेके जा रहा है इस कंसेप्ट को, और इसका कोई एंड पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस का, क्योंकि एक कॉन्सिक्वेंस से रिमोट डैमेजेस कितने भी हो सकते हैं। अब अगर हम हर रिमोट डैमेजेस के लिए लाइबिलिटी रखना स्टार्ट कर देंगे, लाइबिलिटी इंपोज करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं दिख रहा है। टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट का एंड पॉइंट दिख रहा है, इसलिए आज के टाइम में हम टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट को फॉलो करते हैं। तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट का फर्स्ट अलग केस था ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन का। ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन का सबसे पहला केस है। टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट का, जिसमें बोला क्या था? लाइबिलिटी ऑफ द डिफेंडेड ओनली फॉर दोज कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच कुड हैव बीन फोरसीन बाय अ रीजनेबल मैन प्लेस्ड इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द रॉन्गडूअर। अगर एक रीजनेबल मैन जिस तरीके से एक्ट करता और वो रीजनेबली फोर्सी कर सकता था कि इस तरीके का कोई एक्ट कमिट हो सकता है, सिर्फ उस हद तक ही हम एक व्यक्ति को लाइबल कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस जो है वो कौन से केस से आया था? टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस आया था रीपॉलिमस के केस से, बट वेगन माउंट के केस से वापस से रीअफर्म कर दिया गया कि टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट ही फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा कंसेप्ट रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से रिलेटेड। लॉ पिलर के बारे में और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए अपलोड करते हैं, जो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ये कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।